इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी। डेल्टा एच इजी, इसको लिखने का जो सिंपलेस्ट मेथड रहेगा वो माइनस डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू रहेगा ई ए। ई ए का मतलब पता है क्या हो बच्चे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कोई खतरनाक टॉपिक नहीं है। और फिर मुझे याद आया था कि आपके पास तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी पहुंची हुई है। चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, वहां हमने सीखा था एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सबसे अच्छा वर्ड अगर कोई सुनने में आएगा तो एक ही आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, नाउ लिसन, यहां हमने एक ए लिख लिया, ए फॉर एटम, गैसेस स्टेट में लिख लिया, और नीचे आइसोलेटेड लिख लिया। ठीक है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन एडिशन हुआ। ठीक है, यहां ए माइनस का गैस मतलब एनायन बन गया है। अब इसमें एनर्जी मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता कि लिबरेट ही होगी, इट में एंडो और एक्सो। शायद ये बात आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताई थी। जो बच्चे नए हैं वो भी, पुराने हैं वो भी, जो भी, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो 101% अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो एंडोथर्मी की होएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा ना तो वो एंडो भी हो सकता है, वो एक्सो भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। एक बात और बताऊं, ये था मेरे पास पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ना, तो इसको मैंने पता है क्या बोल दिया? डेल्टा एच ई जी वन। ओके, अगर मैं इसी ए माइनस में, सारे बच्चे समझदार और स्मार्ट भी हैं, यहां ए माइनस टू गैस बना, डेल्टा एच लिया, गारंटीड ये एंडो ही होएगा, गारंटीड ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज मीन टू ऑनवर्ड्स, सारी की सारी कैसी एंडो। कोई बच्चा इस पे अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है और जवाब देना चाहता है तो उसका क्वेश्चन भी और जवाब भी एक ही है कि एनायन में और इलेक्ट्रॉन में क्या लगने वाला है? स्ट्रोंग रिपल्शन। और स्ट्रोंग रिपल्शन लग रहा है बच्चे, तो पक्का ये प्रोसेस फर्दर जो भी होएगा वो कैसा होएगा? एंडोथर्मिक। तो इसीलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सो एंडो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सो एंडो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सो एंडो, बट द सेकंड ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज, ऑलवेज, बात को सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमेशा ही कैसी होंगी? हमेशा ही एंडोथर्मिक की होंगी। क्यों होंगी उसका जवाब है, ये नहीं कि रट्टा मार रहे होंगी तो होंगी, ना 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 ना। क्यों होंगी? क्योंकि एनायन में और किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब ये है क्या? ये आपके पास एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट तो एनर्जी वाली आएगी क्या? दैट इज द किलो जाउल्स पर मोल। और क्या आ सकता है? किलो कैलोरीज पर मोल। और क्या आ सकता है? ईवी पर एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पता है एनर्जी की ये कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हमारे पास कन्वीनियंस जो हमें दिया गया हो। मान लो सोडियम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये डेल्टा एच क्या हो गया? आयोनाइजेशन। ये प्लस है। और अगर मैं इसी में वापस इलेक्ट्रॉन जोड़ के सोडियम बना दूं, थर्मोडायनेमिक्स बोलती है क्या? अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सो होएगा तो बैकवर्ड बाय डिफॉल्ट ही क्या होएगा? एंडो। तो पहला प्रोसेस कोई बच्चा बता पाएगा कौन है? आयोनाइजेशन। और अगला कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहां आयोनाइजेशन एनर्जी, और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एनर्जी। क्या आप ये बात समझ पाए क्या? हाथ खड़े करो भी, कितने लोग क्लास में हैं? जल्दी जल्दी करो, आधा मिनट, 30 सेकेंड। 5, 9, 10, 13, 15, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 25, 25, बाकी कहाँ है भाई? 34 लोग हैं क्लास के अंदर और 25 ने हाथ खड़े किए हैं, बाकी को मैं बाहर कर रहा हूँ क्लास से। 26, 27, 7 लोग, 8 लोग, अभी 6 लोग अभी, हाँ,
20 ने 5 लोग अभी भी हाथ नहीं खड़े किए, इसका मतलब वो गए कहाँ यार। ये मैंने लिया इनका स्क्रीनशॉट। इनके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, करते क्या क्लास के अंदर। 30, 4 बचे हैं अभी भी। जल्दी से 4 लोग हाथ खड़े करो, बार बार कह रहा हूं। चलो, अच्छा हो गया। हाथ नीचे कर लो बाकी लोग। नेक्स्ट, ये जितने भी लोगों ने हाथ खड़े किए हैं और जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ रही होगी बात कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई क्या। ठीक है जी। अब मैं अगले पेज पे चलता हूं, ध्यान से सुनना। जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है क्या हुआ? सिंपली इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप जितनी ज्यादा होगी, आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, उतना ईज टू फॉर्म एनायन होगी, उतना ईज टू फॉर्म एनायन होगी। और वहां मेरी क्वेश्चंस के आपने जवाब भी दिए थे। मैं ग्रुप नंबर 16 पे जा रहा हूं बच्चे। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, उसमें से मेरे पास यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं ना पुत्र, इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, जो पहला इलेक्ट्रॉन जब O से O माइनस बनता है और सल्फर से सल्फर माइनस बनता है, क्लियर? तो इस जगह पे जो एनर्जी है वो -144 है रिलीज होने वाली, -144 है रिलीज होने वाली, और यहां एनर्जी -200 है रिलीज होने वाली। तो कोई बता पाएगा ऑक्सीजन में एनायन बनाना आसान है या फिर सल्फर में एनायन बनाना आसान है? क्लियर ना? फॉर्मेशन ऑफ एस माइनस इज कंपेरेटिवली इजी। किससे कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन। किससे कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंपेयर कर रहे हो। तो समझ में आई बात कि जितना ये, जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव एक्सोथर्मिक होगी, उतना इलेक्ट्रॉन को जोड़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आए तो बड़ा सिंपल सी बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइनस डेल्टा एच इजी मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई मुझे कुछ कह रहा है क्या? साइज ईएनसी स्क्रीनिंग कल भी बताया था, ये तीनों एक दूसरे के इस तरह से रिलेटेड है। साइज ईएनसी स्क्रीनिंग तीनों इस तरह से रिलेटेड है। साइज ईएनसी स्क्रीनिंग तीनों कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है। तो अगर किसी का ईएनसी बढ़ जाए, अगर किसी का ईएनसी बढ़ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा? आसान। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो, उसकी इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप। एफिनिटी मतलब होता है दोस्ती, एफिनिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसके साथ में अट्रैक्शन, लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो उतना उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जानी है? बढ़ जानी है। तो उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, एनायन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इज टू फॉर्म एनायन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। माइनस डेल्टा जीजी ये इज टू फॉर्म एनायन उतना बढ़ जाएगा। अगर आप इस बात को एग्जैक्टली समझ पा रहे हो तो कहीं टॉप लेफ्ट से राइट, राइट चले। लेफ्ट टू राइट किस में चलते हो? किसी भी पीरियड के अंदर, लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है, एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर मेटल्स पड़े हुए हैं। तो हाँ या ना में जवाब दे देना, क्या मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? मेटल्स 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 नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई है? कम। और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई है? हाई। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या माइनस डेल्टा एच इजी जनरली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसी को कोई लड़ाई झगड़ा करना है मेरे साथ? कोई कंफ्यूजन, कोई शक?
कोई डाउट? हे महान आत्माओं, क्या आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है? चलो, आपको रोबोट की भाषा समझ में आती है मुझे लगता है ना। चलो जी, किसी को लिखना हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को बात करनी हो बात कर लो, किसी को लड़ाई करनी हो लड़ाई कर लो, जो मन करे कर लो। समझ लो, कुल मिला के इतना टारगेट है। चलो, किसको गुस्सा आ रहा है भाई? हाँ जी, नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड का मतलब पी के लिए P3 और डी के लिए D5 और एफ के लिए F7। चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर पता ही होएगा। और जितना स्टेबिलिटी हो गई उतना E A कम, और उतना माइनस डेल्टा एच इजी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या आप एग्जैक्टली समझ पाते हो माइनस डेल्टा एच इजी का मतलब क्या हुआ? माइनस डेल्टा एच इजी मोर एक्सोथर्मिक है ना। ओए, क्या कर रखा है आज? चाय नहीं पी? या नए सर वाला केक अभी खा लिया, मुंह के अंदर डाला हुआ है? तो मैंने आपको कहा डेल्टा एच इजी माइनस का मतलब क्या हुआ, समझ में आता है? जितनी ज्यादा माइनस डेल्टा एच इजी है उतना इलेक्ट्रॉन जुड़ना आसान है। इसकी दूसरी टर्म ई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से बताऊं तो नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में कहा इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी रहेगा? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इजी है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इजी? क्लियर? तो यहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है, यहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी है। तो अगर डेल्टा एच इजी की बात करो, डेल्टा एच इजी की बात करो, गोली मारो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो, तो क्या सोच के चलते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। क्लियर ना? बस एक 3 एग्जांपल मैं आपको और बता दूं जो मेरे को पी ब्लॉक एलिमेंट में भी बार बार सुनने को मिलते हैं। लिसन केयरफुली। या नाइट्रोजन, या फास्फोरस, या ऑक्सीजन, या सल्फर, या फ्लोरीन, या क्लोरीन। क्लियर? इन तीनों की एक्सपेक्टेड ये था, इन तीनों का एक्सपेक्टेड ये था। एक्सपेक्टेड क्या था? कि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ना आसान होएगा। एक्सपेक्टेड ये था, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना आसान होएगा। लेकिन एक्चुअल क्या है? डिफिकल्ट है। तो छोटा साइज है ना बच्चे, ईएनसी ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने आसान होनी चाहिए थे इनमें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया तो था आपको, ऑक्सीजन के -144 है और सल्फर का आपके पास अप्रोक्सीमेट -200 है। तो सोचो किसके अंदर एडिशन आसान था? सल्फर में। हम सोच के चलते हैं ऑक्सीजन को, आसान कहाँ है? सल्फर में। हम सोच के चलते हैं फ्लोरीन को, आसान कहाँ है? क्लोरीन में। हम सोच के चलते हैं नाइट्रोजन को, आसान कहाँ है? फास्फोरस में। इवन नाइट्रोजन में तो प्लस 48 50 के आसपास है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो ना बच्चे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का स्मॉल साइज। उससे तो आसान होना चाहिए था। आगे सुनो। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द सरफेस और बाउंड्री। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई सरफेस या बाउंड्री पे, फिर क्या हुआ? क्लियर? इन हाँ, बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन लगने लगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन लगने लगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन लगने लगा, और अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन लगेगा, दैट मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और सिर्फ ये नहीं बच्चे, मैं कह रहा हूं आज सीख लिया तो इसको इन्वेस्टमेंट कर दो। इट विल बी वेरी यूजफुल इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। जब आप 15वां ग्रुप
12वीं क्लास का, 16th ग्रुप 12वीं क्लास का, 17th ग्रुप 12वीं क्लास का सीख रहे होगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये इतने धांसू धांसू चैप्टर आ गए आपके पास। कम से कम 6-7 क्वेश्चन का कम से कम इतना स्टोरेज है कि 6-7 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से तुम्हारे पीएमटी में होंगे। इन तीनों चैप्टर से कम 6-7 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपसे। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, आपने कहा जी डिफिकल्ट हो गया, होना आसान चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो यही था। कम क्यों हो गया? ड्यू टू स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, क्लियर ऑन द पेरिफेरी, सरफेस, बाउंड्री, दैट्स व्हाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा? रिपल्शन। और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने में आपको डिफिकल्टी आई। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम, मैं भूल के क्या लिखना था, इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। वेरी गुड। चलो जी, क्लियर हुई कहानी ये वाली? ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फुल में अब सोचो ना, नोबेल गैसेस की सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जनरली बुक्स लिखती हैं कि नोबेल गैसेस में इलेक्ट्रॉन जोड़ना इम्पॉसिबल की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है ना, इम्पॉसिबल की कैटेगरी में जा रहा है। तो कुछ बुक्स लिखती हैं डेल्टा एच इजी, इनका पॉजिटिव, हाँ एनर्जी पर्सपेक्टिव तो पॉजिटिव है, और ईए के बारे में लिख देती हैं जीरो है, इनकी इलेक्ट्रॉन से कोई फ्रेंडशिप नहीं है। क्लियर ना, इनकी इलेक्ट्रॉन से कोई फ्रेंडशिप नहीं है। किनकी? नोबेल गैसेस की। कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, हम अपने आप में स्टेबल हैं। तुमने केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्ट यहीं से किया था, ऑक्टेट रूल का बेस क्या था? इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैसेस। बात क्लियर हुई आप सब बच्चों को? तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का थोड़ा सा आइडिया देना शुरू कर दूं आपको? लो जी, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था पोलिंग सर ने। पोलिंग ने हाइब्रिडेशन भी दिया, पोलिंग ने रेजोनेंस भी दिया। अभी थोड़ी देर पहले 12वीं क्लास के साथ था मैं, सर ड्रॉपर क्लास के साथ, उनको मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सिखा रहा था, वहां वीबीटी भी पोलिंग ने दिया। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है, ये भाई साहब भी पोलिंग ने दिया। ठीक है जी, ये है क्या? इट इज, मैं भूल गया क्या लिखना था आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो कोई नहीं बोल रहा तो मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे याद आ गया। इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द, बताया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में, क्लियर, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर। इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये भाई साहब अट्रैक्शन टेंडेंसी है। तो ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। बीच में सबसे ज्यादा काम ही इस पर हुआ, पता है आपको? सबसे ज्यादा काम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे किया लोगों ने, सबसे ज्यादा काम ही इस पे किया। ढेर फॉर्मूले दिए गए, सब बकवास है। सिर्फ इतनी बात है कि यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, बस ये अट्रैक्शन टेंडेंसी है। और इस बेसिस पे अगर आप समझो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वापस केमिकल बॉन्डिंग में पहुंच गया, जीरो हो, तो बॉन्ड का नेचर कैसा होएगा? आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है यार, आप समझदार बच्चे हो सारे के सारे। नॉन पोलर, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नॉन जीरो हो जाए तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर। चेक करना चाहते हो तो क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये सारे के सारे कैसे हैं? एनपी, एचएफ, एचसीएल, एचबीआर, एचआई, ये सारे के सारे कैसे हैं? पोलर। सो तो नहीं गए? एक बच्चा लगातार अंदर बाहर हो रहा है, अब दूसरा भी चला गया, इन नेटवर्क डाउन चला जाता है क्या? सबसे तो प्रॉब्लम नहीं है ये वाली, मुझे लगता है। क्लियर? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आए, तो अगर मैं कार्बन कार्बन और कार्बन क्लोरीन, तो कई बार इसका रिप्रेजेंटेशन भी पता है कैसे देते हैं हम लोग? इसके बीच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, जबकि इसके बीच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टूवर्ड्स क्लोरीन बोलते हैं। तो यहां कोई भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि यहां आपको पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, उस पे कौन सा साइन आ गया? पार्शियल नेगेटिव। इसके बाद फैक्टर्स, इसके बाद फैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहले आप एक बात तो समझते ही हो, साइज, इनवर्स टू इनसी, डायरेक्ट टू स्क्रीनिंग। क्लियर? जिसका ईएनसी ज्यादा है, बच्चे मैंने आपको क्या कहा? इट इज द अट्रैक्शन टेंडेंसी, इट इज अट्रैक्शन टेंडेंसी, अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। जिसका ईएनसी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? कम या ज्यादा, इतना बताना है, सिंपल सी बात है। गलत बोलो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही बोलोगे और क्या करोगे? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके सोचो तो रटना नहीं पड़ेगा यार। जितना जल्दी रट्टे से बाहर आओगे उतना जल्दी सब्जेक्ट सीख लोगे। इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा अपनी तरफ? हाँ, तो जितना ईएनसी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई। और इसी से जुड़ती हुई टर्म अगर मैं लिख दूं, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाए, केमिकल बॉन्डिंग, परसेंटेज पी करेक्टर घट जाए। आपको पता है कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, और इस जगह पे sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले वाले की दूसरे वाले से, ए की बी से, बी से सी से, मैं भूल गया क्या लिखना था, ए की ज्यादा, बी की कम और सी की सबसे कम। इवन एक बुक में तो मैंने स्केल भी चेक किया था, 3.25। इसकी इसकी अप्रोक्सीमेट लिखी हुई थी 2.75 और इसकी लिखी हुई थी अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट 2.5। तो जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा उतना ईएनसी ज्यादा। बच्चे, परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब ही होता है न्यूक्लियस के पास परसेंटेज एस करेक्टर का। तो चीजों को ना रट्टे मत मारो यार, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चों से ईएनसी 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 की बातें चल रही थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो सोचो ये आपका पीछा जल्दी से छोड़ने वाला है ही नहीं, तो आप क्यों इससे पीछा छुड़ा रहे हो? ईएनसी को समझ ही लो एक बार ढंग से। न्यूक्लियस का रिजल्टेंट अट्रैक्शन है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस का रिजल्टेंट अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर? ईएनसी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कोई मेरे से पूछ ले Fe+2 Fe+3, किसकी किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा? बता दो यार, +3 वाले की। हाँ, क्लियर ना? तो जिसका चार्ज बढ़ गया, जिसका चार्ज बढ़ गया उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्लस में चार्ज बढ़ गया, भी बढ़ गई। क्लियर? अब हम पीरियड में चलते हैं, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े तो ईएनसी पे नजर बना के रखी। ईएनसी बढ़ रहा था तो ईएन भी तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बेरिलियम से ज्यादा, बोरोन से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा। क्लियर? फिर फ्लोरीन और नियोन मियोन की बात करना ही मत, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाता बेचारा। बॉन्ड बनाएगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना पुत्र। ठीक है? तो इसको देखकर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता चल गया। फोन, फोन, कोड याद कर लेना, फोन, FON, फोन। इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बड़ा काम आएगा, डाइपोल मोमेंट में बड़ा काम आएगा, आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा जबरदस्त काम आएगा। बोलो भाई। ये बात अगर क्लियर है तो मेरी तरफ से चैप्टर के अंदर अब वैलेंसी बची हुई है, और वैलेंसी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद वापस पढ़ना चाहते हो? वैलेंसी इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लोन पेयर आउटर मोस्ट शेल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। याद है? तो मेरी तरफ से इस चैप्टर की एंडिंग है। क्लियर? तो अब काम शुरू करें भी इसके आगे। क्या काम करना है? बुक खोल ले।
एटॉमिक स्ट्रक्चर की आरपीएस डन हो गई थी बच्चे सारी? ये वाली बची हुई थी, इसमें कोई डाउट है आपके दिमाग में? पूछो जी, पूछो जी। आरपीएस वन में तो कोई नहीं है किसी को, तो मैं इस पर डन लिख दूं फिर? ये है आरपीएस टू। इसका तो हमने ढंग से पोस्टमार्टम पहले ही कर रखा है। पूछो पूछो। लो जी, इसका भी हमने पोस्टमार्टम करा हुआ है। नंबर बोल दो पुत्र, नंबर बोल दो आरपीएस का। उसने कहा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन आर नॉट अलाउड इन द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ये शेल बदल गया, यहां शेल बदल गया, यहां शेल बदल गया, यहां 2f इस दुनिया में नहीं है। 2f की फोटो पे तो माला चढ़ रखी है। नहीं, समझ गए ना? तो 2f तो है ही नहीं, तो इसलिए आंसर 4 ही आ जाएगा पुत्र। नहीं, आप कर तो सही रहे थे। कई बार आपकी जगह मेरे को भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्लियर ना? ये कोई नॉर्मल बात है बच्चे, इसको टेंशन में नहीं लेना चाहिए, इसको एंजॉय करते हुए सीखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बच्चे, चलो, इसमें है कोई आरपीएस 5 में? बोलना बेटा। 8वां नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड। ये वाला, ये उसने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 3p1। वैसे रूल के अकॉर्डिंगली पता है क्या होना चाहिए था? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होना चाहिए था। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन आगे आ गया केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली, तो पक्का उसने क्या कर रखा है? एक्साइटेशन कर रखा है तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन पुत्र। तो पक्का है तो मैग्नीशियम सोडियम फ्लोराइड तो हो ही नहीं सकते ये, है ना? तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रखा है। आप इस पे डिबेट कर सकते हो अगर समझ नहीं आया तो। और देखो बच्चे, आरपीएस 5 में कोई और क्वेश्चन बचा है पुत्र जी? आरपीएस 5 में ये थी एक और ना, इस, हाँ इसका आंसर ये मार्क किया हुआ ना, गलत है इसका आंसर ना। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, नोड्स का है तो टोटल नोड ही निकालने हैं बच्चे। मैं सारे निकाल के दे देता हूँ। 3p 3s टोटल नोड ही निकालने हैं ना, n-1 करते जाओ। n-1, n-1, 2p के अंदर भी 1, 2s के अंदर भी 1, n-1 करना है। 2s 2p, n-1 ही होता है ना, n-l। नहीं नहीं, वो तो रेडियल नोड होते हैं ना पुत्र। इसने कहा ऑर्बिटल विच हैव द सेम नंबर ऑफ नोड्स, तो ये कट गया। तो टोटल नोड तो हमें नोड्स कहा तो सारे निकलेंगे इकट्ठे इकट्ठे, है ना? तो इसमें 1 1 आ गए, इसके अंदर 2 आ गया, इसके अंदर भी 2 आ गया। 2s 3p, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया। और 3s 4d, इसमें 2 आ गए, इसमें 3 आ गए टोटल। क्यों जी? तो आपके दो आंसर बन रहे नोड्स में। अगर आप रेडियल करना चाहते हो ना, रेडियल, तो फिर आपका फॉर्मूला ठीक है, n-l-1। और जब नोट्स ही लिखा अकेला नोट्स, तो बाय डिफॉल्ट वो सम ऑफ रेडियल नोट्स एंड टोटल नोट। दो आंसर बन रहे हैं बच्चे इसके, 2s 2p 3p 3s, मतलब ये वाले दोनों नोड में। हम ऊपर ये भी नहीं कह सकते कि सेम को डिफरेंट कर दो तो भी दो आंसर आ जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ। देखना बच्चे 12 नंबर तक। क्या आपने सच में कर लिए क्वेश्चन?
चलो, इसमें क्या है? हाँ बच्चे, बिल्कुल करने पड़ेंगे जी। एंगुलर नोड यानी नोडल सरफेस यानी नोडल प्लेन, ये तो एक हो गया एल, और एक हो गया रेडियल नोड जो रेडियस पे डिपेंड करते हैं, एन माइनस एल माइनस वन। तो टोटल निकालने हैं, दोनों को ऐड कर दो तो बन गया एन माइनस वन। हाँ भाई, ये असाइनमेंट निकला। इनमें कोई है डाउट शाउट? वैसे हाँ ना, हाँ कर लिया था आप लोगों ने डिस्कशन, इसका तो काफी डिस्कशन कर लिया था, फिर भी कोई फंसा हुआ है तो बोल दो बच्चे, कोई नहीं। इसका तो मैक्सिमम डिस्कशन 1 घंटे आपने किया ही था मेरे साथ ना। ये क्वेश्चन है, ये वाला देखना, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन है, ये कर लिया आपने? 185 नंबर, ये वाला। ऐसे 2-3 हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डाल रखे हैं इधर हमारे बुकलेट के अंदर। हो गया बच्चे 185 या मैंने करना है? उसने कहा जो आपके पास एल है ना, वो जीरो से एन माइनस वन की जगह पे 0 to n कंसीडर करना है हाइपोथेटिकली, ठीक है ना? तो आपको 22 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो अभी तक तो क्या चलता था, 1s 2s 3s 4s 5s, ये बोरबरी स्कीम बच्चे इलेक्ट्रॉन भरने की। 2p की जगह 1p भी वैलिड हो जाएगा अब। वैसे 1p होता नहीं बच्चे, लेकिन अब 1p आ जाएगा। फिर सुन लो, वैसे 1p होता नहीं है, लेकिन जब आप l की वैल्यू 0 से n तक वैलिड कर दोगे ना, तो 1p में l और n की 1 1 दोनों वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। 3p 4p 5p 6p 7p। बुकलेट के अंदर तो उसने क्या रखा है, एल को 0 से लेकर n+1 तक भी कंसिडर कर लो, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाँ 1d नहीं हो पाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 है और l 2 है, हमें वैलिड किया मैक्सिमम n तक, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ये 3d, ये 4d, ये 5d, ये 6d, ये 7d, 1f नहीं हो पाया, 2f भी नहीं हो पाया, 3f होता नहीं लेकिन अब हो गया 3f। सब तक रीच बनेगी ना तब तो मजा है, नहीं तो ऐसे है बस टाइम पास हो रहा है, वो मत करो, प्लीज मत करो। क्लियर? अब आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका, और एक में 3-3 डालने के लिए तो नहीं बोला उसने, नहीं नॉर्मल का है बस, सिर्फ एल बदलवाया। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी बनेगा, वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा। लो जी, 1s2, उसके बाद 1p6, टोटल 22 भरने 22, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 2d। अब चेक करना है, 8 10 18 कहाँ बचे इसमें, अभी देखते हैं। हाँ अभी देखते हैं, ये 10 हो गए, 16 हो गए, और ये 18 हो गए, 4 नहीं आएंगे? कोई नहीं कोई नहीं। तो चेक करो, 1s 1p 2s 2p 3s, ये थर्ड थर्ड आंसर आ गया। जिन बच्चों ने नहीं किया था उनको बात समझ में आ गई होगी ये, ठीक है ना? ये 183 184 अगर कर रखे हैं तो ठीक है। ओके बच्चे, और ये जो सेक्शन 1 पीरियोडिक का बुकलेट खोलूं फिर मैं? एक क्वेश्चन मुझे यहाँ भी अच्छा नजर आया था, ये ना पीएमटी में आ रखा है ये क्वेश्चन, इसका जवाब तुम देखते ही बना दोगे। ऑक्सीजन, ये वाला 23, ये क्वेश्चन पीएमटी में आ गया था एक बार 2015 में। मैं इसके ऑप्शन दिखा देता हूं अभी आपको, पहले इसको पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ लो बच्चे पहले ना।
अब इसके ऑप्शंस है बच्चे ये वाले। वैसे आपके दिमाग में आंसर घूम रहा होगा भी, ये होना चाहिए आंसर ना। ये लो जी। Oxygen is more electronegative. Addition of electron in oxygen results in larger size of ion. Electron repulsion outweighs the, हाँ ठीक है। अब सारी लाइनें सारे वर्ड समझ गए क्या मतलब हुआ। इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे, आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीव नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है। एक तो क्वेश्चन और थे ना हमारे पास टेबल वाले, वो भी मैं करवा दूं आपको, जिससे आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे फिर ना। वैसे तो जनरल इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। वो मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन था शायद 45। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना हमारी बुकलेट में मिल जाएंगे, पीरियोडिक टेबल की बुकलेट में। लो जी दिमाग लगाते हैं। सुनो बच्चे, सबसे पहले ना एक चीज चेक कर लिया करो, जब डेल्टा एच इजी भी दे रखा हो और एक हाई दे रखा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कौन है, वो नॉन मेटल है। ठीक है। अब आप चाहो तो इस पे मेरी तरफ से 1 मिनट लेकर दिमाग लगा लो, 1 मिनट लगाकर, पूरा 1 मिनट लगाकर, उसके बाद हम बात करते हैं इस पे। बोलो जी। मोस्ट रिएक्ट, सेकंड ऑप्शन आ रहा है बच्चे कह रहे हैं, मतलब फर्स्ट का बी, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। हाँ ये इसको देखकर आपने कह दिया बिल्कुल परफेक्ट है, और इसका मतलब ये दोनों तो कट ही गए। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल जिसका इलेक्ट्रॉन पहला वाला निकालना ही बड़ा इजी हो गया हो, तो वो आपके पास 419 से है, ये भी ठीक जा रहा है। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना बच्चे, ये जितनी कम होएगी उतना उस मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अब थर्ड है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जिसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ही डिफिकल्ट हो रखा हो। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बच्चे ये वाला। ठीक है। किसी को इस पे कोई बात करनी हो, किसी को समझना हो, तो मोस्ट वेलकम, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन अच्छा था ये। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आज ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाई है, नॉर्मल वे में जाकर क्या बोलना चाहोगे। देखो पहले तो इनको लिख लेना कि ये भाई साहब नियोन है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये भाई साहब सोडियम है, ये भाई साहब आपके पास फ्लोरीन है, और ये भाई साहब आपके पास ऑक्सीजन है। अब इनको देखकर आप जनरल, मेरे को रट्टे नहीं मार रखे तो अच्छी बात है, रट्टे नहीं मार रखे, देखकर आंसर बना दोगे आप। पहले के साथ किसको मैच करना चाहिए, डी को, सीधा आंसर है ना, परफेक्ट लाइन। कि अगर कोई नोबेल गैस है तो वहां इलेक्ट्रॉन जुड़ना वेरी डिफिकल्ट हो गया, क्लियर, वेरी डिफिकल्ट हो गया। तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है एडिशन होना, तो एनर्जी कैसी हो गई, एंडो। क्यों जी। चलो, तो 44 45 दोनों अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में जा रही थी। 46 हमने कर लिया था कल, 47 पे भी बात हो गई थी हमारी। एंड उसके बाद वेव नंबर, ये तो जहां भी मोजले का नाम आएगा वहां वेव नंबर आएगा। एंड मॉडर्न पीरियोडिक बेस्ड ऑन द, वो तो मोजले रो पे बनी हुई है। आपको पता है ना मॉडर्न पीरियोडिक लो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। आप कोई सजेस्ट करो कौन सा, कोई आरपी असाइनमेंट बुकलेट वगैरह खोलनी हो तो। नहीं। ये फोर वाला हिस्सा कर रखा है आप लोगों ने, कैथोड रेज एनोड रेज वाला पार्ट किया हुआ है आप लोगों ने। आइसोबार्स, ये तो चलो याद करने का क्वेश्चन नहीं है।
8.9, 8 एक बार 8, अब 8 जिसके नजदीक ज्यादा आगे वो कर लेते हैं। 8 इसमें मेरे पास शायद रिफ्लेक्टेड ही नहीं है ना, मैंने 10 लिखा हुआ। एक सेकंड रुको, मैं अपनी बुकलेट खोलता हूँ। 8.5, 9, एक सेकंड बच्चे। ये वही इफ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ 13 इलेक्ट्रॉन है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द 13 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 1s2 2s2 p6, यहां तो 10 हो गए। 3s2 3p5, ये 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन हो गए। सारे बच्चे ध्यान देना, बच्चे जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ये इसका 13th है। इसके बाद आएगा 14th, इसके बाद आएगा 15th, यहां जो भरेंगे हम, यहां वाला, उसके बाद जो आएगा 16th, उसके बाद जो जाएगा वो 17th। एक बार मैं 13th पे नजर मार लूं। 13th का उसने 3 दिया, देना ही था। उसके बाद उसने मुझे 1 दिया, वो भी पी के अकॉर्डिंगली देना ही था। उसके बाद उसने मुझे 0 दिया, इसका मतलब पी जेड में भर दिया उसने। ठीक हो गया। उसके बाद उसने मुझे कहा जी प्लस हाफ है, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही चला गया मतलब। तो फिर 14th भी क्लॉकवाइज जाएगा, 15th भी क्लॉकवाइज जाएगा, 16th जो जाएगा बच्चे वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और 17th भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। 17वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो मेरे पास 17वां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस हाफ तो फिक्स हो गया। तो पहला आंसर गलत, दूसरा आंसर गलत, तीसरे में 300। अब सोचो ना कि 30 तो आना ही था, 31 तो आना ही था, तो बस ठीक है, चौथा आंसर आ गया बच्चे। अब समझ गए ना एग्जैक्टली exactly? और 1 मिनट लगा भी नहीं इस क्वेश्चन को, इसके अंदर अंदर हो गया। टारगेट 1 मिनट ही होना चाहिए, लेस देन 1 मिनट। कोई लड़ाई झगड़ा है तो कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पीरियोडिक टेबल दोनों का मिला जुला क्वेश्चन है। पक्का समझ में आ गया जिसने पूछा था? वापिस समझाना है? ये पक्का वापस समझ में आ गया ना? ओए 821 बच्चे देखना। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस, लो जी 3s2 3p2 3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लो जी, आर लेबल्ड एज, लेबलिंग कर दी इसकी, ए बी एक्स वाई जेड। ए एंड बी कोरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3s सबशेल, हाँ ठीक है। एक्स वाई जेड कोरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3p सबशेल, बिल्कुल ठीक है। इफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ बी, इफ द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ बी एंड जेड, तो इसका मतलब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। अब अगर आप मेरी बात को लिटरली फॉलो कर रहे हो तो इसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा। इसको मैंने लिख दिया है बी यहां पर, और यहां बी और यहां ए लिख देते हैं ना। इस जगह पे क्या लिख दें? बी यहां ए, यहां क्लॉकवाइज और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हमने क्या लिखा हुआ है? प्लस हाफ। इसको लिख दिया प्लस हाफ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जी जेड भी प्लस हाफ है, लो जी जेड भी प्लस हाफ है। तो जेड अगर प्लस हाफ है तो ये पक्के गारंटीड प्लस हाफ ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हंस रूल से भरेंगे ना बच्चे। अगर जेड प्लस हाफ है तो एक्स वाई भी प्लस हाफ है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा? द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद 3 ऑफ द क्वांटम नंबर्स सेम, द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद 3 ऑफ द क्वांटम नंबर, कोई 3 क्वांटम नंबर सेम चाहिए तो कर देते हैं जी एन एल एम, और एस भी हो सकता है। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं, इसका N3 फिर 0 फिर 0 फिर प्लस हाफ, ये कौन सा वाला हुआ? 3s1। आंसर अपने आप ही बना लोगे तुम। ये 3s2, 300 माइनस हाफ, 3p1 3p2 3p3। क्वेश्चन को एग्जैक्ट जिस बच्चे ने पूछा था वो समझ पा रहा होगा, और सारे समझे तो बढ़िया बात हो जाएगी। 3111 NLM, एक प्लस हाफ एक जीरो एक माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। 3 क्वांटम नंबर सेम चाहिए, मैं हाईलाइट करता हूं। ये लो जी
हाँ ये तो हो ही गया बच्चे। और इधर ढूंढ लो, तो इधर तुम्हें ये एक्स और वाई भी मिल जाएंगे। ऑप्शन मैच करवा लो। अच्छा वो ए बी है, ए बी भी ठीक है। ओनली ए बी ना। हाँ पहले ही आंसर आ गया। कंफ्यूजन। इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, 90 सेकंड के बराबर, क्योंकि पूरा पोस्टमार्टम करके सब कुछ बाहर निकालना था एक एक इसका। नंबर बोलो। एक बच्चे की आवाज आई थी 3 की सीरीज में कोई। 3.4, 3.4, ये तो मेरे पास यहाँ भी होएगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई भी हो क्या फर्क, ये तो हमने कर लिया था शायद। ये रहा बच्चे, क्लास में नहीं थे या भूल गए इसको। ये वाला है ना 3.5। इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N1, ये सारा रब कर दूं मैं पहले, ये वैसे समझ ही जाओगे देखकर। N से N1 और N से N2, the time period of electron in initial state is 8 times that in final state। तो T1 by 2 N1 क्यूब by N2 क्यूब, ये 8 गुना है। गुरमन का क्वेश्चन था, गुरमन। हाँ, यहाँ आपके पास T1 by T2 N1 क्यूब by N2 क्यूब 8/1 ये गिवन है, ये पेपर में गिवन है। तो N1 क्यूब बाय N2 क्यूब क्या आ गया, N1 बाय N2 2:1, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 और 1 का क्यूब रूट 1 ही है। तो एक दूसरा शेल एक पहला शेल है। पूछा उसने क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। अब आपके पास जिसका भी रेशियो देखो ना, 8 और 2 का रेशियो क्या आ जाएगा 4, 5 2 का रेशियो क्या आ जाएगा 2.5, 8 1 का रेशियो क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, 6 3 का रेशियो क्या आ जाएगा 2 1। तो आंसर क्या आ गया लास्ट वाला। और कोई नंबर बच्चे। ये वाली सीरीज तो सारी हमारी डन ही थी। जल्दी से कुछ नाम ले लो चैप्टर का, क्वेश्चन का। इस पे आपने टिक मरवा रखे हैं, पक्का आपने काम किया हुआ है इस पे भी आपने टिक मरवा रखे हैं। क्वेश्चन तो कर गुर लिए थे यार आपने, तुम तो स्मार्ट हो यार। बोलो भी बोलो कोई क्वेश्चन। आरपीएस कौन सी बच्चे। नहीं किसकी किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। पहले क्यों नहीं बोला बच्चे। लो जी। नंबर कौन सा है। सेकंड आरपीएस क्वेश्चन नंबर 14। लो जी। हाँ बच्चे, 14 नंबर क्वेश्चन ना। ये क्या खोल लिया मैंने। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये वाली है फर्स्ट। ये सेकंड। हाँ हाँ ये रहा, इसका जवाब भी लिखा हुआ बच्चे, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी जो गुरमन ने पूछा था ना, गुरमन ने वही सेम क्वेश्चन है ठीक है। देखो R1/R2 पुत्र, ठीक है, 4R/9R, देखो ना, इफ एन एटम टू इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4R9R, 4R9R, एटम सेम है, तो जेड जेड कट गए, तो N1² बाय N2², तो N1 N2 2 3 आ गए। अब आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन, टाइम पूछ रहा है, तो T1/T2 N1³ बाय N2³ 2 का क्यूब 3 का क्यूब 827 आंसर। ठीक है। हाँ जी, बोल दो बच्चे, फायदा आप ही का है। अभी हमारे पास 17 मिनट है, 17 मिनट्स। कौन सा। अच्छा थ्योरी बता दूं मतलब।
बच्चे जो वैलेंसी आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको आप बोलते हो वैलेंसी। और अगर मैं सिर्फ इस चैप्टर में रहकर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वैलेंसी एक्सप्लेन करूं तो LiH1, BeH2 2, BH3 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस अगेन 3, यहां तक तो बढ़ती जा रही है। उसके बाद H2S, फिर H, ये बोरोन वाली सीरीज चल रही थी ना, तो मैं उसी सीरीज पे आता हूं। कार्बन, ठीक है बच्चे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक चीज देख रहे हो आप, यहां तक तो बढ़ रही है, उसके बाद घटनी शुरू हो गई। एक बार मैं पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा था बच्चों को, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां मैंने उनको बताया हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कभी हो नहीं सकता। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितनी वैलेंसी, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इधर इन ग्राउंड और इन एक्साइटेड, उसके बाद फर्दर अनपेयरिंग करने में, उसके बाद फर्दर अनपेयरिंग करने में, सिर्फ केमिकल पीरियोडिक टेबल को 11वीं स्टैंडर्ड तक मत समझो, तुम 12वीं पास बच्चे हो, इसको थोड़ा सा फर्दर लेवल पे समझो, आगे वाले लेवल पे समझो कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पहले वैलेंसी बढ़ी, हाइड्रोजन के रेफरेंस में पहले वैलेंसी बढ़ी और फिर घटनी शुरू हो गई। कारण क्या है? हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने में कैपेबल नहीं है। भाई साहब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वैलेंसी बढ़ाएगा कैसे? लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ऑक्सीजन चलूं, ऐसी एक हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। तो जैसे मैंने सेकंड उठा लिया, थर्ड पीरियड, सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, सिलिकॉन का +4, फॉस्फोरस का +5, सल्फर का +6, क्लोरीन का लगातार बढ़ रहा है। कारण, आप जवाब दे दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज इजीली कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन, कैपेबल टू अनपेयर। ऐसा आपको ना अपने सिनॉप्सिस को पढ़ते हुए नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी पढ़ते हुए नहीं दिखेगा, ये जब आप पूरा नॉलेज इकट्ठा कर लोगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ रट्टा बनेगा। हाइड्रोजन के रेफरेंस में पहले बढ़ती है फिर घटती है, कारण बताओ, बताओ ना। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन। विद ऑक्सीजन इट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेज। व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेज? योर आंसर शुड बी बिकॉज इट इज कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन। ये इसकी वैलेंसी बढ़ा सकता है। समझे बच्चे इस बात को? तो ये वैलेंसी का मतलब तो समझ में आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी किसी के पास हैं वो उसकी वैलेंसी है। और हाइड्रोजन के रेफरेंस में वैलेंसी एक पीरियड में टॉप लेफ्ट से राइट, पहले बढ़ेगी 4 तक फिर घटेगी, और विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पहले ये बढ़ेगी फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। एक आपके पास इसमें थोड़ा सा और रिवाइज स्क्रीनशॉट लेना था उसका। ले लो बच्चे, ले लो जी, ले लो ले लो ले लो, ये लो, ये लो जी। हो गया। मैं सोच रहा था उस दिन मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की कटिंग लिखी थी ना इसमें, सिनॉप्सिस नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, आरपीएस, टेस्ट डिस्कशन, ये था शायद। हाँ, इसमें से कुछ पढ़ाई दें, फिर रदरफोर्ड वगैरह पढ़ा दें कुछ, है ना? कैथोड रेज नोड रेज तो नहीं पढ़ाने की नीड? रदरफोर्ड मॉडल ही पढ़ लेते हैं, फिर इससे ये फायदा करेगा हमें। तो सिलेबस तो हमारा खत्म हो ही गया है, रदरफोर्ड वगैरह कोई फिजिक्स में काम आ जाएगा तुम्हारे ना। सुनो बच्चे, ये था रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनना और समझना। अभी भी किसी को बीच में डाउट आए तो मेरे को बिल्कुल रोक देना कि सर पीछे वाला क्वेश्चन मुझे याद आ गया, करा दो, तो मैं इसके कंपैरिजन में उसको प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा क्वेश्चन को।
ठीक है। रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सुनो बच्चे ध्यान से। इसने क्या किया, एक रेडियम 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 को लेड के ब्लॉक में यूज किया, और रेडियम से अल्फा रेज कॉन्टिन्यूसली रेडियो एक्टिव होने की वजह से इमिट होती रहती हैं। पहला, उसने एक लेड का ब्लॉक लिया, उसमें रेडियम रखा, रेडियम से अल्फा रेज कॉन्टिन्यूसली इमिट होती रहेंगी। अल्फा रेज क्या है, लाइक He+2, क्लियर। जैसे हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाए तो उसके जैसा कोई डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम का आयन बने, उसको आपने क्या बोला हुआ है, अल्फा रेज। ये करेक्टरिस्टिक है किसका, रेडियम का, अल्फा रेज को इमिट करने का। तो इन भाई साहब ने क्या कहा, यहां से अल्फा रेज निकली, अल्फा पार्टिकल्स निकले, और सामने गोल्ड कलर की आपको गोल्डन की गोल्ड है, और इस पे इनकी बम्बार्डमेंट करवाई, स्पेस की बम्बार्डमेंट। और ये बम्बार्डमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए चारों तरफ क्या कर दिया, जेडएनएस का स्क्रीन लगा दिया, जेडएनएस का स्क्रीन लगा दिया, जेडएनएस का स्क्रीन लगा दिया। जैसे किसी घर की बाउंड्री हो कि किसी भी घर के मेंबर को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, 10-10 फीट की बाउंड्री है, तो जो अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल से बम्बार्डमेंट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होंगी, डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होंगी, डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होंगी, उनको अगर ऑब्जर्व करना हो, उनको अगर ऑब्जर्व करना हो, उनको अगर ऑब्जर्व करना हो तो आपने जेडएनएस का स्क्रीन लगा दिया है। समझ गए मेरी बात को। और वैसे फिजिक्स में ये फॉर्मूला भी सीखा होगा आपने, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स आर कैलकुलेटेड बाय द साइन पावर 4 θ/2। ये फिजिक्स में सीखा है ना, फिजिक्स की बुक में लिखा है ये वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड, हमारी केमिस्ट्री में नहीं है लेकिन फिजिक्स में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1/sin⁴ θ/2। अगर थीटा 0 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 50 डिग्री पे अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कौन कौन से पार्टिकल कितने कितने एंगल पे गए, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला। एन एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin⁴ θ/2। और थीटा कौन है, डिफ्लेक्टेड एंगल। 0 डिग्री पे कितने, 180 डिग्री पे कितने, 5 डिग्री पे कितने, ये आपके पास डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्शन का एंगल है। लो जी, अब तो सारी बातें अपने आप ही खुल गई, क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 मेरी गलती, मीटर, मतलब 1 मी का है। और जो एटम है, एटम वो 10⁻⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रम का है। तो सोचो 1 लाख गुने का फर्क तो यहीं आ गया। तो ऐसे लगता है जैसे किसी फुटबॉल के मैदान में आपने एक छोटा सा डॉट लगा रखा है, और ये किसी फुटबॉल का ग्राउंड है। तो फुटबॉल का ग्राउंड कौन है, एटम, क्लियर। और ये कौन है आपके पास, न्यूक्लियस। तो सोचो ना बच्चे, जितने भी अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल वो अनडिफ्लेक्टेड निकलते जाएंगे, और जो इसके पास से भी जाएगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा हल्का सा, और जो इसके बिल्कुल पास आने की कोशिश करेगा वो 180 पे वापिस चला जाएगा। चाहो तो आप इस जगह पर पिछले वाले फॉर्मूले में, अगर आप सुन पा रहे हो, यहां साइन पावर 180/2 कितने पार्टिकल्स निकला है कैलकुलेट करो। 180/2 90, साइन 90 मतलब ओए 1। तो 180 पे एक पार्टिकल आया। तो कुछ बुक्स लिखती हैं 10,000, कुछ लिखती है 20,000, कुछ लिखती है कितना, लेकिन ऑलमोस्ट वन, almost one in 20,000 were deflected through large angle that is 180 degree। और यही लाइन एक क्रिटिकल रिवोल्यूशनरी लाइन है जिसके थ्रू किसकी डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियस की। और कंक्लूजन क्या निकला, अभी निकला ही था ना, डिफ्लेक्शन के पार्टिकल के बेसिस पे सारा तो एटम खाली पड़ा हुआ है, कुछ सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है।
तो रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ते हुए कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी होने वाली नहीं है। रदरफोर्ड के पास सिंपल एक ही चीज का क्रेडिट है हाई लेवल पे, एक ही चीज का क्रेडिट है हाई लेवल पे, एक ही चीज का क्रेडिट है हाई लेवल पे कि इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। और कैसे पता चला? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा रेज अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई, जबकि 20,000 में से एक, और वो रट्टा नहीं मारना, आपके पास फॉर्मूला है फिजिक्स से उठाया हुआ। मेरी केमिस्ट्री की बुकलेट में तो आपको कोई दिखेगा ही नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, फिजिक्स की बुक से मैंने भी नकल मार ली। 1/sin⁻⁴ θ/2, एक पार्टिकल आपका 180 डिग्री पे वापिस आ गया, एक पार्टिकल 180 डिग्री पे वापस आ गया। इससे पता चलता है क्या? पता चलता है, इससे पता चलता है क्या? पता चलता है कि एक पार्टिकल जो वापस आया, दैट इज एविडेंस इन फेवर ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल। बोलो जी, ठीक है। और एक पिछले वाले हिस्से में चले जाते हैं। उसमें ना जो काम की बात है वो ज्यादा अच्छी रहेगी। ये लो जी, एक होती है एक्सचेंज एनर्जी। इसको सीखने से ना मुझे डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी। एमई में रदरफोर्ड थॉमसन पढ़ाता रहूं। एक्सचेंज एनर्जी बच्चे सीखना इसको। जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होएगी उतना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये है क्या? थोड़ा सा समझना मेरी बात को, आप इजीली समझ भी जाओगे। यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यूं सुनो, आप किसी शोरूम पे गए, वहां आपको एक कुछ भी आर्टिकल पसंद आ गया, एक आपने उसके फ्रंट काउंटर पे जाके पूछा कि मेरे को पसंद तो आ गया है, तो क्या इसका कोई एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है? वो भाई साहब कह रहे हैं भाई साहब सिंगल पीस है, सिंगल पीस है। अब आप ले जाओ, एक्सचेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्सचेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बोलो कल आके चेंज करा लूं, अरे भाई है ही एक पीस, तो मैं कैसे एक्सचेंज कर दूंगा? तो आपके दिमाग में स्टेबिलिटी आएगी या अनस्टेबिलिटी आएगी? प्लीज सही सी बताना। और अगर वो बोलेगा भाई साहब आप रेड पीस लेके जा रहे हो, ग्रीन पड़ा हुआ है, आपका मन करे तो आप ले जाना। एक शाम को पार्टी अटेंड की ग्रीन के साथ, अगले दिन पार्टी अटेंड की रेड के साथ, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आई। हाँ हाँ, एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है। अगर ना बिका तो अच्छा, वो कहेगा भाई साहब कोई टेंशन नहीं है कि येलो भी है, ग्रीन भी है और रेड भी है, कर लेना एक्सचेंज, कोई टेंशन नहीं, चाहे 2 दिन बाद आ जाना। फिर 3 पार्टियां अटेंड कर लिया आपने, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां आ रही है? 3 वाले में। और चारों तो बल्ले बल्ले, और पांचों, ठीक है, तो हो गया पंगड़ा। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? तो इसके लिए हमने काम किया, एक्सचेंज एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर लिया। और जो एन है, ये इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन है, ये इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन है। तो इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन मान लो 5 हैं, तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल हो गए? 10। बच्चे कहते करके बताओ। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 लिखा। तो 1 का एक्सचेंज किसके साथ? 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5, 4 एक्सचेंज तो ये हो गए। 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, 3 एक्सचेंज ये हो गए। और अगले एक्सचेंज भी आप समझ ही गए होगे, क्लियर। 3 का 4, 3 का 5, 2 एक्सचेंज हो गए, और 4 का 5 के साथ एक एक्सचेंज ही हो गया। समझ गए ना? तो हाउ मेनी एक्सचेंज आर पॉसिबल? 10। दैट्स वाई मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज मोर स्टेबिलिटी। ये करना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एमी थॉमसन पढ़ते रहोगे, थॉमसन क्या बोल कर गया। थॉमसन ने तो निरी बकवास की थी, कुछ था ही नहीं उस बंदे के पास। तो कोई पूछेगा भी नहीं पेपर में, एक्सचेंज एनर्जी पे डिस्कशन कर लेगा वो, एक्सचेंज एनर्जी पे डिस्कशन कर लेगा वो, क्लियर। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा ना ना ऐसा हो गया। उसने कहा क्यों? मैंने कहा इससे एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई। अगर D9 है तो एक्सचेंज एनर्जी कम है,
और D10 है तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। चाहे तो मेरे साथ आकर क्रॉस चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 क्लॉकवाइज, 4 एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहां 5 क्लॉक की एक्सचेंज, 5 एंटी क्लॉक की एक्सचेंज, तो टोटल 20 एक्सचेंज हो गए। 10 क्लॉक की वजह से, 10 एंटी क्लॉक की वजह से। तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हुआ? 3D10। और ये किसी भी क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर है। व्हाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम कॉपर are changed to 3D5 4S1 and 3D10 4S1? Then your answer is in single word, exchange energy increase हो गई है। हे महान आत्माओं, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बात कर ले। जहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां भी यूपीज होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए एक फॉर्मूला N+2 Bm, बोहर मैग्नेटोन। बच्चे सुन पा रहे हो? अगर एक यूपी, इसका फायदा बड़ा है बच्चे, आज सीखोगे। मैं कहां का इसका यूज करना सिखाऊंगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्लियर ना, सॉलिड चैप्टर में। तो जितने यूपीज होंगे, मान लो एक यूपी आपके पास, तो √3 1.732 बीएम, बीएम फॉर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर मैग्नेटोन, बीएम। तो कई बार इस पे ट्रिक बन जाती है। जो रिजल्ट आया ना 1.732, इसकी पहली डिजिट चेक करो, पहली डिजिट ये वाली, इसकी पहली डिजिट चेक करो। ये जो पहली डिजिट है, ये वाली पहली डिजिट जो है, इतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ये जो पहली डिजिट है ना बच्चे, इतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इसको 2 2 + 2 लिखता हूं, तो ये रूट क्या हो जाएगा? 8, 2.93, कितने यूपी? 2, और रिजल्ट में भी पहली डिजिट क्या है? 2 है। तो अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 2.93 बीएम आ गया, बोहर मैग्नेटोन आ गया, यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2। अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 आ गया, यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1। क्लियर? चलो, बड़ी सिंपल सी बात थी ये। तो इस पर बेस भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम एक बार फिर मिल लेंगे वही 15-20 मिनट की क्लास में। उसमें भी कोई आपके पास डाउट होएगा तो और क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चे?